रहमान रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो किस नंबर 52 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो लिखा है निगहत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इख्तियारात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। इसने राहिल से कहा था कि वो शाम को अज़ाम भाई के साथ आएगी, इसलिए वो शहपैर में मामू जी की तरफ जाना चाहती थी कि फिर वहीं से अज़ाम के साथ हॉस्पिटल चली जाएगी। लेकिन राबिया ने रोक लिया था, तो कुछ देर ही उसे ये ख्याल रहा कि राहिल इंतज़ार करेगा। फिर डॉक्टर अफ़ान की आमद और राबिया के इनके साथ जाने पर आमादगी ने इसे सब कुछ भुला दिया, क्योंकि घर की फ़ज़ा ही बदल गई थी। अम्मी अब्बू और कुछ देर बाद अब्बू आए तो वो भी राबिया के जाने का सुनकर जैसे सारी थकन भूल गए थे। कितनी देर अम्मी अब्बू बस यही बातें करते रहे, साथ दुआ भी कि अल्लाह करे राबिया को गांव जाना रास आ जाए। फिर जब अम्मी ईशा की नमाज़ के लिए उठ गईं, तब वो अब्बू से पूछने लगी, अब्बू मैडम आफंदी का कुछ पता चला? मेरा मतलब है क्या इन पर इक़दाम कत्ल का केस बन जाएगा? नहीं बेटा, वो बहुत पावरफुल औरत है, केस नहीं बनने देगी, अब्बू ने कहा तो उलझ कर बोली। लेकिन अब्बू, पुलिस मौका पर पहुँच तो गई थी और हम सब गवाह हैं। तुम्हारी गवाही किस काम की, जब पुलिस ही इसके साथ मिल जाए और वो अपने घर पहुंच चुकी है। अब्बू ने बताया तो चौंक कर पूछने लगी, आपको कैसे पता? मैंने मालूम करवाया है और तुम अब वहाँ जाने का सोचना भी मत, अब्बू ने तंबीह की। लेकिन अब्बू इतनी जल्दी? वह हैरान थी। ऐसे काम जल्दी होते हैं, केस बनने की नौबत नहीं आने दी जाती। और देखना, इस फंदियार के ठीक होने तक वो लंदन वगैरह निकल जाएंगी। अपनी इंडस्ट्री भी उन्होंने बंद कर दी है। इसका मतलब है उन्होंने हर काम प्लानिंग के तहत किया है। प्लानिंग करने में तो वो मास्टर हैं। वो बेख्तियार कहकर बात बदल गई। अब्बू, मैडम क्या हमेशा के लिए चली जाएंगी? पता नहीं उन्होंने क्या सोचा है, अब्बू ने कहकर गहरी सांस खींची तो मायूसी से बोली, ये तो कोई बात नहीं हुई, इस औरत को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मिलेगी बेटा, यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं तो पकड़ ज़रूर होती है। यहाँ इसके पैसे का जोर चल सकता है, लेकिन अल्लाह के सामने तो सब बेबस हैं। भाग ले, वो जहाँ तक भाग सकती है। और कहाँ तक भागेगी? अब्बू तकिए पर सर रखते हुए अपने आप बोले जा रहे थे। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। चलें, आप आराम करें, सोनी से कहना चाय बना दे। मैं बना देती हूँ अब्बू, वो कहते हुए इनके कमरे से निकली तो बरामदे में अम्मी और अम्मा के साथ अज़ाम भाई को देखते ही इसे फिर ख्याल आया कि इसने राहिल से इनके साथ आने का कहा था, और इसके साथ ही वो राहिल की मायूसी और खफगी सोचने लगी थी। तभी फ़ौरन सलाम नहीं कर सकी तो अज़ाम भाई के साथ सलाम के साथ पूछने लगे, क्या बात है, वो आप राहिल के पास गए थे? इसने चौंक कर पूछा। हाँ, वहीं से आ रहा हूँ, वो इसे जवाब देकर अम्मा से कहने लगे, अम्मा आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, वो 2-4 दिन में आपका बेटा इंशाल्लाह घर आ जाएगा। और वो कह रहा था आप आराम करें, वो घर आकर आपको बीमार और थका हुआ नहीं देखना चाहता। बिल्कुल ठीक कहा इसने, वो तायद करके पूछने लगे, अज़ाम भाई आप चाय पियेंगे? मैं अब्बू के लिए बनाने जा रही हूँ। बना रही हो तो पी लूँगा, उन्होंने कहा तो इसने अम्मी और अम्मा से भी पूछा। फिर किचन में आ गई, जल्दी से चाय बनाकर पहले अब्बू को इनके कमरे में दे आई, फिर 2 मग लेकर अज़ाम के साथ ड्राइंग रूम में आ गई और फिर बैठते ही कहने लगी, मैं शाम को आपकी तरफ जाने वाली थी, लेकिन फिर अफ़ान भाई आ गए। अच्छा, अफ़ान इधर आए थे? तभी हॉस्पिटल में नज़र नहीं आए, अज़ाम ने चाय का मग उठाते हुए कहा। और जनाब राबिया इनके साथ गई है, इसने खुश होकर इतला दी। वाकई, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। अज़ाम ने भी खुशी का इजहार किया तो वो फिर संजीदा होकर कहने लगी, दुआ करें अज़ाम भाई, राबिया इनके साथ एडजस्ट हो जाए इंशाल्लाह। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? उन्होंने सोफ़े की पुश्त से सर टिकाते हुए पूछा। मेरा? इसने कुछ हैरत से अपनी तरफ इशारा किया तो चाय का सिप लेकर कहने लगे, मेरा ख्याल है तुम्हारी संध्यार के साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और ये कोई मायूब बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। फिर से देख कर पूछने लगे, वैसे तुमने क्या सोचा है? वो मग से उठती भाप पर नज़रें जमाए बैठी थी और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नफ़ी में सर हिलाने लगी। क्या मतलब? अज़ाम ने टोका। तब वह देख कर बोली, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। थैंक गॉड कि तुमने ये नहीं कहा कि मैं सोच नहीं सकती। अज़ाम ने शुक्र के साथ कहा तो बेसाख्ता मुस्कुराई। फिर चाय का मग खाली करके कहने लगी, पता नहीं अज़ाम भाई, अब मेरे नसीब में क्या लिखा है। मैं बाहर किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर अभी भी एक खौफ है जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। इसका एक ही इलाज है, उन्होंने कहा तो इसने फ़ौरन पूछा, क्या? नमाज की आदत डालो और अपना हर मामला पूरी ईमानदारी के साथ अल्लाह पर छोड़ दो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारी मदद करता है। अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इसके बारे में अब तुम बड़े आराम से कह दोगी कि तुम्हारे नसीब में यही लिखा था। बेशक इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये भी तो सोचो कि लिखने वाले ने ऐसा क्यों लिखा।
تاکہ تم اس کی طرف رجوع کر سکو، اپنی غلطیاں کوتاہیوں کی معافی مانگو اور آئندہ کے لیے پناہ۔ اس عارضی دنیا میں ساری پناہ گاہیں عارضی ہیں، اصل پناہ گاہ اس کی ہے۔ خود کو اس کی پناہ میں دے دو گی تو پھر وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ جو ایک بار پھر گمسم ہو کر انہیں دیکھے جا رہی تھی سر جھکا گئی، تو کچھ دیر رک کر اعظام پوچھنے لگے، کس بات سے خوف زدہ ہو؟ پتہ نہیں، خیر آپ میری بات چھوڑیں، اپنی بات کریں، اس نے کچھ عاجز آ کر کہا تو اعظام دھیرے سے مسکرا کر بولے، کوئی نئی بات نہیں، سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کوئی نہیں، مجھے تو بہت کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ آپ بھی؟ اس نے فوراً کہا تو اعظام حیران ہوئے۔ میں بھی؟ مجھ میں کیا تبدیلی نظر آئی ہے تمہیں؟ بظاہر تو نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کے اندر کا موسم۔ بس، وہ ہاتھ اٹھا کر بولے، میرے اندر جھانکنے کی کوشش مت کرو۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ شاید۔ اعظام نے سر جھکا لیا تو کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ نے سونی پر بڑا احسان کیا ہے، بلکہ ہم سب پر۔ نہیں، دوبارہ یہ ایک بات کبھی مت کہنا، انہوں نے بے چین ہو کر ٹوکا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں چلتا ہوں اعظام بھائی۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ کیا دعا کروں؟ انہوں نے بے اختیار پوچھا۔ وہ خاموش رہی تو اسے دیکھتے ہوئے بولے، اللہ تمہارے شہزادے کو لمبی عمر دے۔ کون سے شہزادے کو؟ اب وہ بوکھلا کر پوچھ رہی تھی۔ اعظام نے چند لمحے اس گزری بات کو سوچا، پھر قصداً مسکرا کر بولے، وہ جو دل کی ساری گلیوں پر حکمرانی کرنے والا ہے اور جس کے حصے میں فقط ایک گلی ہے، اسے اللہ میری عمر بھی لگا دے۔ وہ کہہ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ تو اعظام جو اس کی بات پر سرزنش کرنے جا رہے تھے، اس کے رونے سے کچھ پریشان ہو گئے۔ فائقہ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے ان کی طرف سے رخ موڑنے لگی تھی کہ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام کر بٹھا دیا۔ کیا سمجھوں میں؟ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ کتنے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر جیسے اعظام ٹوٹ کر گرے تھے۔ سنو، میں نے اپنے دل کی ساری گلیاں اپنی ہونے والی شریک حیات کو سونپ دی ہیں، بجز ایک گلی کے جہاں 12 مہینے ساون رنگ بدلتا ہے، کبھی رم جھم، کبھی ہلکی ہلکی پھوار، کبھی چھاجو برستا ہے، اور اس برستے موسم میں ایک دیوانی کبھی ہنستی، کبھی روتی ہے، کبھی روٹتی، کبھی مناتی ہے۔ اس کی چاہت ہمیشہ سے بے طلب رہی ہے، جب اس سرد و گرم اس پر اثر انداز نہیں ہوئے، نہ ہوں گے۔ آپ؟ اس کے ہونٹ ذرا سا نیم واہ ہو کر پھر ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے تھے۔ ہاں، یہ گلی باقی ساری گلیوں سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ یہاں چاہت میں طلب نہیں ہے۔ جہاں طلب تھی وہاں تم دیکھو گلیاں سنسان ہو گئیں، گو کہ دوبارہ آباد ہوں گی، اور ہو سکتا ہے اس بار محبتیں پہلی محبتوں سے زیادہ پرکشش ہوں۔ پھر بھی ایک کمی سی تو محسوس ہوگی نا؟ اکثر نہیں تو کبھی کبھار۔ اتنی ڈھیر ساری محبتوں میں بھی تم شہریار کو سوچو گی، اور مجھے سبرینا کا خیال آئے گا۔ وہ جانے کس لمحے کی گرفت میں آ کر اس پر عیاں ہو رہے تھے، لیکن اس ایک گلی میں کوئی کمی نہیں، کسی اور کے خیال کی پرچھائی تک نہیں۔ بس ایک دیوانی ہے جو جب ہنستی ہے تو ساون میں جل ترنگ بجنے لگتے ہیں، اور جب روتی ہے تو پورا آسمان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک لہجے کو خاموش ہو کر اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں میں دیکھنے لگے تو بے اختیار روتی آواز میں بولی، اور جب روٹتی ہے۔ اعظام کے ہونٹوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی، تو پلکیں جھپکتے ہی جہاں آنکھوں میں ٹھہرے آنسو چھلکے، وہاں سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ بیگم آفندی کو اس روز پہلے مرحلے پر ہی شبہ ہو گیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی ہے، اور پھر اپنے وکیل احسان احمد کے جاتے ہی انہوں نے ہر شے چیک کی تھی تو سب کچھ جوں کا توں موجود تھا۔ بس وہ ایک کاغذ جس سے پہلے تو فائقہ خائف تھی، لیکن آخر میں اس نے اسے غیر اہم قرار دے کر انہیں جانے کے لیے کہہ دیا تھا، وہ کاغذ موجود نہیں تھا، اور اس سے وہ سمجھ گئیں کہ فائقہ ہی نے چرایا ہے، اور اس کی اس حرکت سے انہوں نے تنفر سے سوچا تھا، جب اس کے نزدیک اس کاغذ کے پرزے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی تو پھر اسے چرانے کا مطلب میں جانتی ہوں۔ مطلب وہ ابھی بھی خائف تھی اور ہوگی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں ہار ماننے والوں میں نہیں ہوں، میں اس کا جینا دوبھر کر دوں گی۔ اور اب وہ مستقل تل ملاتے ہوئے ساری گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ ان کی لندن کی ٹکٹ کنفرم ہو چکی تھی، 2 دن بعد ان کی روانگی تھی، اور یہ 2 دن انہیں کاٹنے بہت مشکل لگ رہے تھے، کیونکہ اخبار میں خبر لگنے سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی، نہ ہی کوئی فون اٹینڈ کر رہی تھی، جبکہ سارا دن فون کی بیل بجتی رہی تھی جس سے ان کے ساتھ جھنجھنا اٹھے تھے۔ کتنی بار انہوں نے چاہا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماریں، لیکن اپنی ضرورت سے مجبور تھیں۔ بہرحال وہ فارغ ضرور تھیں، لیکن ان کا ذہن مسلسل آئندہ کی پلاننگ کر رہا تھا،
और इस वक्त उन्होंने बहुत सोच कर शहबाज के नंबर डायल किए थे, वही शहबाज जिसके ज़रिए उन्होंने सोनी को अगवा कराया था। यस मैडम। शहबाज इनकी आवाज़ सुनते ही अलर्ट हो गया था। क्या कर रहे हो आजकल? उन्होंने पूछा। काम की तलाश। आपने तो फैक्ट्री बंद कर दी मैडम। शहबाज ने कहा तो उसकी दूसरी बात अनसुनी करके बोली, मेरा एक काम है। हुक्म करें मैडम। मैं आज लंदन जा रही हूँ। अब मैं अपने पोते को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पासपोर्ट पर इसके नाम का इंदराज नहीं हो सका। मेरा मतलब है मेरे पास इस काम के लिए वक्त नहीं है, लिहाजा मैं अपने पोते को तुम्हारे पास छोड़ना चाहती हूँ। तुम इसे लेकर इस्लामाबाद चले जाना, फिर मैं लंदन से इंतज़ाम करके इसे अपने पास बुला लूँगी। और असल बात यह है कि मेरे पोते को ननिहाल वाले इस पर कब्ज़ा जमाना चाहते हैं। मैं समझ गया मैडम, मुझे बच्चे को बहुत राजदारी से अपने पास रखना है। शहबाज ने फ़ौरन सारा मामला समझ कर कहा, हाँ, और बहुत संभाल कर प्यार से। वो मेरा पोता है। उन्होंने तंबीह की। अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूँगा मैडम। शहबाज ने कहा तो तफाखर से बोली, मैं भी तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हें रकम दूंगी। शुक्रिया मैडम। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? शहबाज ने पूछा तो उन्होंने पहले अपने रिस्ट वॉच पर टाइम देखा, फिर कहने लगी, तुम ठीक 5 बजे एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर पहुंच जाना। मैं वहीं तुम्हें बच्चा देकर आगे बढ़ जाऊंगी। ओके मैडम। उन्होंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और उठकर टहलने लगी, जबकि इनका जहन बहुत तेज़ी से सोच रहा था। अब वो फ़ाइका के साथ मसनूई लगावट का मुजाहरा भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि उससे बच्चा छीन कर ले जाएंगी, और इसके लिए इन्हें इसी वक्त निकलना था, क्योंकि 3 बज चुके थे और इस वक्त उन्हें यकीन था कि घर में सिर्फ ख़वातीन ही होंगी जिन्हें वो आसानी से डरा धमका सकती थीं। और फिर उन्होंने देर नहीं की, मुलाजमा से अपना सामान गाड़ी में रखवाने को कहा और ख़ुद कपड़े चेंज करके बाहर आईं तो ड्राइवर गाड़ी के पास खड़ा था। इन्हें देखते ही इसने पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया, जिसे बंद करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। फिर ड्राइवर से बोली, तुम 6 बजे के बाद जिना टर्मिनल की पार्किंग से गाड़ी ले आना। इसके साथ ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। असल में वो नहीं चाहती थी कि ड्राइवर के इल्म में ये बात आए कि वो पहले फ़ाइका के घर गई थी, इसलिए उन्होंने इसे अपने साथ नहीं लिया था। हालांकि वो जानती थी कि मुंतशिर जहन के साथ वो कभी ड्राइविंग पर तवज्जो नहीं दे सकती, लेकिन इस वक्त इनके जहन में सिर्फ बच्चा सवार था, जिसे छीन कर वो फ़ाइका को रोते गिड़गिड़ाते देखना चाहती थी। मेरे मुकाबिल खड़ी होकर बात करती है, मुझसे कहती है कि मैं पछताऊँगी हूँ। अब मालूम होगा कौन पछताता है। सारी ज़िंदगी रोती तड़पती रहोगी फ़ाइका बेगम, सारी ज़िंदगी। कोई एक लम्हा चैन का नहीं जीने दूंगी तुम्हें। चंद दिन घर में बंद रहकर इनके अंदर जितना लावा पकता रहा था, वो अब यूं फटने को तैयार था जैसे सारी दुनिया तहस नहस कर देंगी। मुझे कभी कहीं शकिस्त नहीं हुई। मैंने हमेशा जो चाहा वही हुआ, अब भी वही होगा। तनफ़्फ़र के साथ ज़ौम में इंतहाई हदों से पर तजावज़ कर रहा था। गर्दन अकड़ाए दांत पीसते हुए जैसे हर रुकावट ढूंढती चली जाएंगी। यही इरादा था इनका, और वो ये भूल गई थी कि वो जो रस्सी दराज करता है तो जब जहाँ चाहे खींच भी लेता है। अब पता नहीं इसे इनकी फ़ुरौनियत पर जलाल आया था या इस लड़की पर रहम, जो इनके मज़ालिम सहने के बाद भी दुआ कर रही थी कि अल्लाह इनका दिल अपनी तरफ फेर दे। राबिया का ख्याल था कि डॉक्टर अफ़ान के घर वाले इससे मरूब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो शहर से आने वाली पहली लड़की नहीं थी। इससे पहले डॉक्टर अफ़ान के बड़े भाइयों ने भी शहर में ही शादियां की थी, इसलिए इनके वालिदैन इसके आगे पीछे नहीं थे, बल्कि कुछ लिया दिया सा अंदाज था जिस पर खासी जुज़बुज़ होती रही। फिर थकन और नींद का बहाना करके उठ गई थी। डॉक्टर अफ़ान के घर में ज़्यादा अफराद नहीं थे। इनके वालिदैन, दादी और एक छोटा भाई, जबकि इनकी बीवी और बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। पता नहीं वो मैके गई हुई थी या यहीं अपने कमरे में बंद थी। इसने बहरहाल इसके बारे में नहीं पूछा, अलबत्ता इसके अंदर फितरी तजस्सुस ज़रूर था। जब इसकी नज़रें इधर उधर भटक रही थी, रात चूँकि वो देर से पहुँचे थे, इसलिए डॉक्टर अफ़ान के अम्मा अब्बा से भी थोड़ी बातचीत हुई थी। वो भी बस वही बोलते रहे थे, और वो कमरे का जायज़ा लेती रही जो उसकी तवक्का से बिल्कुल बरक्स था। यानी गाँव के हिसाब से इसका तस्वुर कच्चे घर और चारपाइयाँ चटाइयों वाला था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। और अब सुबह के उजाले में घर देख रही थी। खासा कशादा आंगन था, फिर बरामदा, इसके बाद रिहायशी कमरे। सिर्फ आंगन और बरामदा गांव का मंजर लग रहा था, बाकी कमरों की सजावट इसके अपने घर जैसी थी। फिर नाश्ते पर दादी से मुलाकात हुई तो अब्बा अम्मा की निस्बत वो इसे बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही थी। डॉक्टर अफ़ान से शिकवा भी किया उन्होंने कि शादी में इन सबको क्यों नहीं बुलाया, अभी दुल्हन को इतने अरसे बाद क्यों लेकर आए हैं। शायद इन्हें इनके दरमियान इख्तलाफात का पता नहीं था, जबकि अम्मा और अब्बा जानते थे। जब ही नाश्ते के बाद अम्मा इसे लेकर अगले अलग कमरे में आ बैठीं और डॉक्टर अफ़ान की पहली शादी के हालात जो उन्होंने बताए थे दोहरा कर कहने लगीं, मुझसे अफ़ान ने इस वक्त कह दिया था कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की शादी ज़रूर करेगा,
और पहले तो मैं नहीं मानती थी, फिर जब अफ़ान ने यहाँ आना ही छोड़ दिया तब मैंने सोचा कि इधर शहर में अकेला तंग पड़ता होगा, तो मैंने खुद इससे कहा कि वो शादी कर ले। साथ ये भी समझा दिया कि वो परवीन को भी नहीं छोड़ेगा, तो भी इसे मजबूर मत करना। वो अपने आप में उलझने लगी, तो वो यहाँ क्यों आई है और इतनी खामोशी से इनकी बातें क्यों सुन रही है। फिर मुझे पता चला कि तू नाराज़ होकर मैके जा बैठी है, तो बेटी ये कोई अच्छी बात नहीं है। तेरे माँ बाप तुझे समझाते नहीं कि तू इनकी अकेली औलाद है, या बहन भाई भी हैं तेरे। माँ ने टोक कर पूछा तो बहुत ज़ब्त से बोली, हम 3 बहनें और 2 भाई हैं, माशाल्लाह सबकी शादियाँ हो गई, नहीं 2 बाकी हैं। चलो खैर है, इनकी भी हो जाएंगी, अल्लाह तेरे माँ बाप को सबकी खुशियाँ दिखाए। उन्होंने कहा तो इसने अंदर ही अंदर तासुब से हंस कर सोचा, जिनकी हो गई है वो इन्हीं के दुख झेल रहे हैं, तो परवीन से तो नहीं मिली होगी, जा जा मिल ले, वो सामने इसका कमरा है। अम्मा ने कहकर इशारे से कमरा बताया तो बिला इरादा उठकर इसी की तरफ चल पड़ी, लेकिन फिर दरवाजे के पास रुक गई। तो अकब से अम्मा ने पूछा, क्या हुआ जी। वो चौंकी और पलट कर अम्मा को देखा, तभी अफ़ान आ गए। क्या बात है, उन्होंने यूं ही पूछा था। मैं इससे कह रही हूँ परवीन से मिल ले। इधर इसे अम्मा ने बताया तो उन्होंने एक नज़र अम्मा को देखा, फिर इससे पूछने लगे, मिलना चाहती हो। पता नहीं, इसने पहले बेध्यानी में कहा, फिर फ़ौरन संभल कर पूछने लगी, कोई हर्ज है क्या। नहीं। वो कंधे उचका कर अम्मा के पास जा बैठे तो महज इन्हें दिखाने की खातिर परवीन के कमरे में चली आई। परवीन अपने 2 साला बच्चे के साथ बेड पर बैठी इसे कुछ सिखा रही थी या इसके साथ खेल रही थी कि इसे देखते ही गालबन बिला इरादा ही इसने अपने बच्चे को गोद ले लिया। वो कज़दन इस पर से नज़रें हटाकर इधर उधर देखने लगी, फिर बेड के करीब जाकर अचानक इससे मुखातिब हुई, तुम परवीन हो। हाँ जी। परवीन ने तकिया हटाकर गोया इसे बैठने का इशारा भी दिया। मुझे जानती हो, इसने फिर पूछा। परवीन ने जवाब नहीं दिया तो बेड पर बैठते हुए बोली, मैं तुम्हारी सौकन हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर तुम्हारी सौकन नहीं बनी। अगर मुझे मालूम होता कि अफ़ान शादीशुदा हैं तो मैं कभी इनसे शादी ना करती। परवीन बहुत खामोश नज़रों से इसे देखने लगी थी। तुम्हें पता था कि अफ़ान दूसरी शादी कर रहे हैं, इसने एक लहजा रुक कर पूछा। तो परवीन ने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर कब पता चला। जब तुम्हें पता चला। मेरा भाई गया था ना शहर, इधर तुम थी, इसने आकर बताया था। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो। परवीन ने जवाब देकर पूछा, लेकिन वो अनसुनी करके फिर पूछने लगी, फिर तुमने क्या किया। क्या, मेरा मतलब अफ़ान की दूसरी शादी का सुनकर कोई एहतजाज नहीं किया था। किया था, बहुत रोई धोई अपनी माँ के घर जा बैठी थी। परवीन ने कहकर सर झुका लिया। तो एक एहसास ने इसके अंदर डंग मारा था, तो क्या फ़र्क है इस औरत में और मुझ में, मैंने भी तो यही किया था। तुम खुशकिस्मत हो। परवीन इसी तरह सर झुकाए हुए बोली, मियाँ तुम्हारे पीछे भागता है, तुम्हें मनाता है, मेरे जाने पर तो शायद इसने शुक्र किया था। मैं अभी अफ़ान के साथ रहने को तैयार नहीं हूँ। क्यों। परवीन सर ऊंचा करके इसे देखने लगी। बस। इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। तो परवीन पूछने लगी, फिर यहाँ क्यों आई हो। यूं ही। खैर तुम बताओ, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है। इसने टाल कर पूछा। अपने लिए क्या सोचूं। परवीन ने हैरान होकर कहा, अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में, या तुम इसी इंतज़ार में बैठी रहोगी कि कभी अफ़ान लौट कर तुम्हारी तरफ आएंगे। नहीं जी, मुझे पता है कि वो मेरी तरफ नहीं आएंगे, चाहे तुम इनके पास रहो या ना रहो। परवीन ने इतने यकीन से कहा कि वो कुछ देर इसे देखती रही, फिर उलझ कर बोली थी, क्यों, क्या कमी है तुम में। बस नसीब बुरा है। परवीन का चेहरा एक लहजे को तारीक हुआ था। हाँ, सारी बात नसीब की है, इसने सोचा। तुम तो नसीबों वाली हो। परवीन ने हसरत से इसे देखा तो इसके सीने से आप ही आप गहरी सांस खारिज हो गई। फिर कज़दन मुस्कुरा कर बोली, इसलिए कि शौहर मेरे पीछे भागता है। तो औरत का नसीब और क्या होता है, सब कुछ हो, एक शौहर की मोहब्बत ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और कुछ भी ना हो, एक शौहर की मोहब्बत में ही सब कुछ मिल जाता है। परवीन बच्चे के सर पर थोड़ी टिका कर जैसे अपने आप से बोलने लगी थी, पता नहीं सब औरतें ऐसा क्यों सोचती हैं। वो अपनी जगह खुद से उलझने लगी। एक शौहर की मोहब्बत में ही सब कुछ मिल जाता है, क्या सचमुच। फिर अब मेरे अंदर सब कुछ होने का एहसास क्यों नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ लेना और छीनना जानती हो। ये आवाज़ इसके अंदर कहीं बहुत दूर से आई थी और हमेशा की तरह इसने तकरार नहीं की। खुद को हक बजाने करदाने के बजाय कुछ आज़ादगी में घिर गई तो परवीन के पास से उठकर पिछली तरफ छोटे आंगन में निकल आई, जहाँ आम और चीकू के घने पेड़ धूप का रास्ता रोक के खड़े थे। मैं क्या करूँ। वो इधर से उधर टहलते हुए अपने बारे में सोचना चाहती थी, लेकिन जहन कभी फायका की तरफ भटक जाता, कभी सोहनी और कभी परवीन। बहुत सा झटका, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तो शायद पहली बार वो खुद को बेबस महसूस करने लगी थी और बिजाय झिझलाने और तनफ़्फ़ुस से माय फुट कहने के वहीं कच्ची ज़मीन पर बैठ गई
और घुटनों में चेहरा छुपाकर रोते हुए खुद को बावर कराने लगी। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा शौहर मेरे पीछे भागता है, मुझे मनाता है। हाँ, मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे अपनी खुशकिस्मती पर नाज करना चाहिए। वो जिस कदर खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी, आंसू इसी कदर शिद्दत इख्तियार कर रहे थे। फिर वो जैसे यहाँ से भाग जाना चाहती थी, ऐसे ही अंदाज में झटके से उठी थी कि बेहद करीब डॉक्टर अफ़ान को देखकर इसी झटके से इनकी तरफ से रुख मोड़ गई। तुम रो रही हो? डॉक्टर अफ़ान के लहजे में हैरत थी। वो कुछ नहीं बोली और चंद कदम आगे बढ़ गई। क्या बात है? उन्होंने सामने आकर इसके कंधों पर हाथ रख दिए। किसी ने कुछ कहा है? वो खामोश नहीं रहना चाहती थी, लेकिन बोलने की राह में आंसू हाइल थे। देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, तुम अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हो, फिर क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। इसने पहले हथेलियों से आंखें रगड़ी, फिर अपने कंधों से इसके हाथ हटाकर पूछने लगी, आप कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक तुम चाहोगी, उन्होंने कहा तो बराह रास्त इन्हें देख कर बोली, अगर मैं चाहूँ हमेशा के लिए तो हमेशा के लिए। वो मुस्कुराए, और अगर मैं कहूँ अभी चलें तो अभी चलते हैं, उन्होंने फ़ौरन कहा और इसके होंठ भींचने पर इसे कंधों से थाम लिया। क्या चाहती हो तुम? मैं खुश होना चाहती हूँ, सब कुछ है मेरे पास, मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, इसने अपने आप में उलझ कर कहा। अब मैं क्या कहूँ? मेरा ख्याल है तुम यहाँ घबरा गई हो। चलो वापस चलते हैं, अपने घर जाकर आराम से सोचना कि सब कुछ होते हुए भी तुम खुश क्यों नहीं हो, उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बहलाते हुए कहा। तो कुछ देर तक कुछ सोच नज़रों से इन्हें देखती रही, फिर इसी अंदाज में सर हिलाकर आमादगी ज़ाहिर की।